दोस्तों, क्या होता है जब एक डीएसपी महिला को पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर बच्चियां गायब हो रही हैं और उन्हें बेचने का सौदा दरोगा और नेता मिलकर कर रहे हैं? क्या होता है जब वो अफसर अपनी वर्दी उतार कर भिखारिन के भेष में उसी स्टेशन की गंदगी में बैठ जाती है ताकि सच्चाई को आंखों से देख सके? क्या होता है जब दरोगा, जिसे सब डरते हैं, उसी भिखारिन से कहता है, तू पैसा नहीं देगी, चल तेरी गर्मी उतारता हूं, और अगले ही पल वही औरत अंग्रेजी में बोल पड़ती है, एक्सक्यूज मी ऑफिसर, माइंड योर लैंग्वेज। दरोगा के होश उड़ जाते हैं। लोग रुककर देखने लगते हैं कि ये औरत कौन है, और फिर वो भिखारिन अपने झोले से वर्दी का बैज निकालती है और कहती है, मैं हूं डीएसपी अंजलि राणा, अब तुम लोगों की गर्मी इस देश की बेटियां उतारेंगी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक दरोगा की कहानी नहीं है। ये उन 43 बच्चियों की भी कहानी है जिन्हें हर हफ्ते उठाकर बेचा जा रहा था और कोई नहीं जानता था कि वो कहां गायब होती हैं। क्या होता है जब एक महिला अफसर को उसी सिस्टम से लड़ना पड़ता है जिसका हिस्सा वो खुद है? क्या होता है जब उसका ही साथी अफसर उसे फंसाने की साजिश रचता है? और क्या होता है जब एक रात उसके घर पर हमला होता है और एक चिट्ठी मिलती है, अब बेटी जाएगी? जानिए उस डीएसपी की पूरी कहानी, जिसने भिखारिन बनकर इंसाफ को जमीन पर उतारा और देश की सबसे बड़ी तस्करी को बेनकाब कर दिया। पूरी कहानी सुनिए, लेकिन एक सांस में नहीं, समझकर, क्योंकि ये कहानी नहीं, एक आंदोलन है। और दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में है जरूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और कमेंट बॉक्स में आप अपना और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें, क्योंकि जब हम आपके और आपके शहर के नाम को पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें यह पता चलता है कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। सूरज अभी उगने को ही था, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहले से ही हलचल थी। एक ट्रेन रात में ही आकर रुकी थी और स्टेशन की जमीन पर दर्जनों भूखे चेहरे पसरे हुए थे। कुछ लोग बोरी ओढ़कर सो रहे थे, कुछ अधखुले मुंह से खर्राटे मार रहे थे और कुछ वहीं पुराने कपड़े लपेटे भीख मांगने को तैयार बैठ चुके थे। इन्हीं के बीच एक नया चेहरा था। शरीर पर घिसे पिटे कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल, आंखों में थकावट, लेकिन निगाहें सतर्क। यही थी वो नई भिखारिन जो कल ही इस स्टेशन पर आई थी। लेकिन किसी को क्या पता कि वही औरत जिसके सामने एक टूटी कटोरी रखी थी, असल में जिले की डीएसपी थी। नाम था अंजलि राणा। पूरे जिले में उसका नाम तेज तर्रार अफसरों में गिना जाता था, पर आज वो जमीन पर बैठी थी, स्टेशन की गंदगी में, सिर्फ इसलिए कि सच्चाई को आंखों से देख सके, महसूस कर सके, और फिर उसका वो हाल करे जो उसने आज तक किसी के साथ नहीं किया। पिछले 3 महीने से अंजलि के पास एक के बाद एक शिकायतें आ रही थीं। कोई खुले में बताने को तैयार नहीं था, लेकिन एक चिट्ठी बार बार हर बार एक नई जगह से मिलती थी। रेलवे स्टेशन पर हमारी बहनों के साथ जो हो रहा है वो गुनाह नहीं, हैवानियत है। दरोगा साहब दिन में चिल्लाता है, रात में नोचता है। वो हर उस लड़की को उठाता है जो उसे पैसा नहीं देती। कोई कुछ नहीं बोलता, सब डरते हैं, हम मर रहे हैं, कोई बचा लो। पहले लगा किसी का निजी झगड़ा होगा, लेकिन जब तीसरी चिट्ठी में 2 नाम आए, कुसुम और सीमा, और साथ में उनकी तस्वीरें भी लगी थीं, तो अंजलि ने खुद फाइल बंद नहीं की। कुसुम की उम्र थी 13 साल, सीमा सिर्फ 15 की। दोनों अब इस दुनिया में नहीं थीं। फाइल में लिखा था, चलती ट्रेन से गिरकर मौत। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती थी कुछ और। शरीर पर जगह जगह चोटें थीं। सीमा के शरीर से बलात्कार के चिन्ह मिले थे, लेकिन केस बंद कर दिया गया। आत्महत्या। अंजलि को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो, उसके अंदर कुछ फट गया था। वो रात उसने सोया नहीं। सुबह होते ही उसने स्टेशन की ओर देखा और तय कर लिया, अब सब कुछ ऊपर से नहीं, नीचे से देखूंगी। तब से लेकर आज तक 3 हफ्ते बीत चुके थे। वह हर दिन सुबह 5 बजे स्टेशन पहुंचती, उसी फटी धोती में, उसी झूठे कटोरे के साथ, और दिन भर वहीं बैठती, लोगों को देखती, आवाजें सुनती, और शाम को चुपचाप पास के झोपड़पट्टी में बनी अपनी नई खोली में लौट जाती। रिपोर्ट बनती, सबूत जुटते, और मोबाइल का छोटा कैमरा हर रोज किसी न किसी गुनाह को पकड़ लेता।
लेकिन अभी तक वो आदमी सामने नहीं आया था जिसके बारे में सबसे ज्यादा कहा गया था। दरोगा रघुबीर, जिसने हर शिकायत में एक जैसे निशान छोड़े थे, गाली, थप्पड़ और फिर वही लाइन, अगर पैसा नहीं दे सकती तो शरीर से दे, नहीं तो तेरी गर्मी उतरवा दूंगा। अंजलि को यकीन नहीं हो रहा था कि वर्दी में कोई इस हद तक गिर सकता है, लेकिन उसे उस दिन का इंतजार था जब यह जानवर खुद उसके सामने आकर वही बात कहे। उस दिन की सुबह बाकी दिनों से अलग थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की भीड़ थोड़ी शांत थी। कुछ कुल्ली इधर उधर दौड़ रहे थे और तभी एक खाकी वर्दी पहने आदमी तेज कदमों से आता दिखा। उसकी चाल में घमंड था, मुंह में पान और आंखों में एक झलक शिकार खोजने की। भिखारियों ने एक पल में पहचान लिया, आ गया रघुबीर कुत्ता। किसी ने धीरे से फुसफुसाया। वो हर दिन आता था, पर आज अंजलि जानबूझकर उसके रास्ते में बैठी थी। उसे पता था कि अगर आज रघुबीर उसके पास आया और वैसा ही बर्ताव किया जैसा बाकियों के साथ करता था, तो उसके पास पूरा देश हिला देने का सबूत होगा। रघुबीर ने आते ही लात मारी पास बैठी एक बूढ़ी भिखारिन को। अबे हट साली, जगह घेर रखी है, तेरे बाप का स्टेशन है क्या? और फिर उसकी निगाह पड़ी अंजलि पर। उसने 2 कदम बढ़ाए, ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर मुस्कुराया। नई माल लगती है, ताजा ताजा, वो बोला। अंजलि ने सिर झुकाए रखा। रघुबीर उसके करीब आया, उसके सामने झुका और धीरे से बोला, कहां से आई है बे? और किसके अड्डे पे भीख मांग रही है? कुछ चढ़ावा नहीं देगी तो तेरी भी भूख मिटानी पड़ेगी, समझी? अंजलि का खून खौल उठा, लेकिन उसने चेहरा शांत रखा। उसने वो घिनौनी सड़ांत अपने ऊपर महसूस की, और वो वक्त अब आ चुका था जब दरोगा रघुबीर को उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल का सामना करवाया जाएगा। बोलती नहीं है, गूंगी है क्या? रघुबीर ने उसका कंधा पकड़ लिया और झटका दिया। तभी अंजलि ने सिर उठाया। उसकी आंखें एक पल के लिए रघुबीर की आंखों से मिलीं, और वो जो घिनौना दरोगा था एक पल को हड़बड़ा गया। तू कौन है बे? उसने पूछा, थोड़ा पीछे हटते हुए। अंजलि ने धीरे से बोला, तूने तो कहा था पैसा ना दे तो गर्मी उतार दूंगा, क्यों? अब खुद के शरीर में ठंडक लग रही है? रघुबीर हक्का बक्का रह गया। चारों तरफ से लोग धीरे धीरे खड़े होने लगे। एक मोबाइल कैमरा भीड़ में चालू था। अंजलि ने अपनी फटी धोती के नीचे से चेन खींची और बाहर निकाली अपनी पहचान, डीएसपी बैज। मैं हूं डीएसपी अंजलि राणा, और तू एक भेड़िए से भी बदतर दरिंदा। आज से तेरा शिकार शुरू। रघुबीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे घेर लिया। अंजलि ने अपना छोटा सा वॉकी टॉकी निकाला। टीम अल्फा, टारगेट पकड़ लिया गया है, गिरफ्तारी के आदेश दे रही हूं। स्टेशन पर शोर मच गया। लोग दौड़ पड़े, मोबाइल कैमरे चल पड़े। कुछ पुराने कुलियों ने तालियां बजाईं, और वो बूढ़ी महिला जिसे रघुबीर ने लात मारी थी, उसने कांपते हुए कहा, अब जाकर इस जमीन पर इंसाफ उतरा है। लेकिन अंजलि जानती थी रघुबीर अकेला नहीं है। वो तो सिर्फ एक दरवाजा था। असली राक्षस उस दरवाजे के पीछे छिपा था। अब उस दरवाजे को खोलना था, किसी भी कीमत पर। स्टेशन पर मचा शोर कुछ ही घंटों में पूरे जिले में गूंजने लगा। डीएसपी भिखारिन बनकर स्टेशन पहुंची और दरोगा रंगे हाथ पकड़ा गया, ऐसे हेडलाइन बनाने लगे थे लोकल रिपोर्टर। लेकिन जो सच था वो सिर्फ कैमरे में नहीं, अंजलि की आंखों में था। और वो जानती थी यह सिर्फ एक दरोगा की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरे तंत्र को नंगा करने की शुरुआत थी। रघुबीर को उसी के चौकी में बांध कर रखा गया, लेकिन अंजलि जानती थी कि अभी बहुत कुछ कच्चा है। अगर उसने इस वक्त रघुबीर को ज्यादा जोर से हिलाया तो पीछे के सारे हाथ छिपने लगेंगे। और यही कारण था कि उसने फैसला किया, एक और रात, एक और रूप। शाम होते ही अंजलि ने अपनी टीम से कहा, मैं फिर से उसी भिखारिन के रूप में स्टेशन जाऊंगी। अभी दरोगा गया है, लेकिन असली सड़ांत अभी बाकी है। हमें जानना है कि किसके लिए काम करता था रघुबीर, कौन है जो इन लड़कियों को उठवाता था। रात गहरा रही थी। स्टेशन की पीली लाइटें जल चुकी थीं। प्लेटफॉर्म नंबर 6 एक बार फिर सुनसान था, और अंजलि उसी कोने में बैठी थी जहां से अक्सर लड़कियां गायब हुआ करती थीं। अचानक एक आवाज आई, आज नई माल कहां से आएगी रे? अंजलि का कान खिंच गया। ये आवाज थी नत्थू पहलवान की, स्टेशन के आसपास का दलाल,
जो गरीब और बेसहारा लड़कियों को काम दिलाने के नाम पर उठा ले जाता था। उस पर कोई केस दर्ज नहीं था, लेकिन हर लड़की की गुमशुदगी के आसपास उसका नाम जरूर घूमता था। उसके साथ दो और लोग थे। एक का नाम रंजीत था, प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने का ढोंग करता था, लेकिन हकीकत में वो लड़कियों के बारे में खबर जुटाता था। और दूसरा माखन लाल, रेलवे सफाई कर्मचारी, जो हर घटना के बाद सबूत मिटाने के लिए भेजा जाता था। रघुबीर गया भाड़ में, लेकिन माल का इंतजाम बंद नहीं होना चाहिए, नत्थू बोला। नई लड़की कल आई है, नाम है बिट्टो, कोई रिश्तेदार नहीं, भाग के आई है गांव से, रंजीत ने कहा। सिर्फ यही? कल रात 3 लड़कियों का ऑर्डर आया है। एक नेपाल जाना है, एक बांग्लादेश वाली गाड़ी से जाएगी, और एक। नत्थू रुक गया। एक? माखन ने पूछा। नत्थू ने धीरे से कहा, उस डीएसपी को खत्म करना होगा। खबर है कि वो यहीं मंडरा रही है। औरत को औरत बनाकर रखो, देवी बनने दो तो लात मारो। तीनों हंस दिए। अंजलि की रगें तन गईं। अब बात सिर्फ केस की नहीं रही थी, अब जान पर बन आई थी। लेकिन डर अब भी उस शब्दकोश में नहीं था जहां से अंजलि ने लड़ना सीखा था। अगले दिन सुबह अंजलि सीधी पहुंची जेल में, रघुबीर के सामने। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी जिसे उसने रात में खंगाला था। रघुबीर, तू तो मोहरा है, असली चाल तो नत्थू चला रहा है। तू बता देगा या सबूत दिखाऊं? रघुबीर पहले तो खामोश रहा, फिर बोला, मैडम, क्या करोगी जानकर? सबको पता है, सब हिस्सेदार हैं, एसडीएम से लेकर मेडिकल ऑफिसर तक, हर किसी का हिस्सा तय है। अंजलि का दिल धड़का, लेकिन चेहरा शांत रखा। और इन लड़कियों का क्या? इनका कोई हिस्सा नहीं? इनकी मां की ममता, इनकी चीखें? रघुबीर चुप रहा। बोल, क्या यही तुझसे कहा था उस आदमी ने जो हर शुक्रवार स्टेशन के गोदाम में आता है? क्या उसी ने कहा था कि अगर कोई लड़की पैसा नहीं दे तो उसे भीख के बदले शरीर से वसूली करना? अंजलि ने जोर से पूछा। रघुबीर की आंखें फड़कने लगीं। उसने धीमे से कहा, हां हां, वो ही कहता था। लेकिन मैडम, मैं मजबूर था। मेरी बेटी है, उसकी फीस भरनी थी, मेरे पास कुछ नहीं था। और जिनकी बेटियां तूने उजाड़ दी, उनका क्या? अंजलि ने कुर्सी से उठते हुए कहा। उस दिन अंजलि ने कसम खाई कि वो इस बार सिर्फ एक केस नहीं लड़ेगी, एक मिसाल बनाएगी। अगले 2 दिन तक वो फिर भिखारिन बनकर स्टेशन पर बैठी रही, और अब की बार सिर्फ कान नहीं, कैमरे भी खुले थे। उसने नत्थू के गैंग के हर एक बंदे को रिकॉर्ड किया। बिट्टो नाम की उस लड़की को भी खोज निकाला, जो रंजीत की नजर में माल थी। वो बस 14 की थी और रोते हुए बताती रही, भैया ने कहा था शहर चल, तुझे स्कूल में डालूंगा, पर लाया इस स्टेशन पर और बोला, ये ले, अब से भीख मांग। अंजलि ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कीं। उस रात एक बार फिर पुराने गोदाम में सौदा तय होना था, लेकिन इस बार अंजलि अकेली नहीं थी। टीम गामा, यानी रेलवे इंटेलिजेंस, जो अब तक बस रेलगाड़ियों की चोरी पर नजर रखती थी, पहली बार मानव तस्करी पर हाथ डालने जा रही थी। उन्हें सबूत चाहिए थे, और वो अंजलि ला चुकी थी। शाम के 10 बजे अंजलि फिर से अपने फटे हुए कपड़ों में स्टेशन पहुंची, लेकिन इस बार उसकी निगाहों में कुछ और था। चुप्पी नहीं, तूफान। उसने बिट्टो को पास के पार्सल रूम में सुरक्षित रखा और खुद सीढ़ियों से चढ़कर गोदाम की छत पर पहुंच गई। उसका छोटा सा मोबाइल कैमरा चालू था। नीचे नत्थू, रंजीत और 3 अनजान चेहरे माल देखने आए थे। ये बिट्टो नहीं दिखी अभी तक, नत्थू बोला। रघुबीर गया तो लड़की भी गायब, लगता है कोई पंगा हुआ है, रंजीत बोला। पंगा तो होगा, बहुत बड़ा। यह आवाज छत से आई। सभी चौंके। नत्थू ने ऊपर देखा। वहां वहीं भिखारिन खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। तेरी बीवी है क्या वो बिट्टो, या तेरी बेटी जैसी नहीं लगती? अंजलि गर्जी। अबे कौन है तू? माखन चिल्लाया। अंजलि ने झोले से अपना डीएसपी बैज निकाला और ऊपर से उछालकर नत्थू के पैरों के पास गिरा दिया। मैं हूं डीएसपी अंजलि राणा, और आज तेरा आखिरी दिन है तांडव का। छत से नीचे कूदते ही पीछे से सायरन की आवाज आई। पुलिस की 3 गाड़ियां, सीआईडी की टीम और रेलवे इंटेलिजेंस एक साथ अंदर घुसीं। कोई हिलेगा नहीं, सारे कैमरे ऑन हैं, हाथ ऊपर करो। नत्थू ने भागने की कोशिश की, लेकिन अंजलि की लाठी सीधे उसकी टांग पर लगी। रंजीत के मुंह से चीख निकली, हमें छोड़ दो।
हम तो सिर्फ खबर पहुंचाते थे। तो खबर का सौदा करोगे? अब तेरा चेहरा अखबार में छपेगा। इंसान नहीं दलाल था ये चाय वाला। एक एक कर सब पकड़े गए और उस गोदाम में बंद मिलीं 3 और लड़कियां। एक गर्भवती, एक बोलने से डरती थी और तीसरी इतनी कमजोर थी कि बैठ भी नहीं पा रही थी। उन सबकी आंखों में जब अंजलि को देखा तो जैसे वो पहली बार किसी मां को देख रही हों। अब कोई तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, अंजलि ने उन्हें गले लगाते हुए कहा। लेकिन उसका दिल अभी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि एक नाम अभी भी गायब था। वो बड़ा आदमी जो इस पूरे जाल का मालिक था। उसका नाम नहीं बोला किसी ने, सिर्फ इतना कहा, साहब आता है हर महीने, सफेद गाड़ी में, नंबर होता है 6945। अंजलि के दिमाग में जैसे बिजली दौड़ गई। यही गाड़ी तो उस दिन जिला मुख्यालय के बाहर खड़ी थी और उसमें बैठा था पूर्व विधायक गोवर्धन चौधरी। अब बारी थी उस सांप के फन को कुचलने की, और वो आसान नहीं था, लेकिन अंजलि तैयार थी। अब अगला वार होगा विधायक की गद्दी पर। जिस दिन डायरी में डीजीपीएस नाम दिखा, अंजलि राणा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब तक वो जिनके भरोसे एक एक कड़ी जोड़ती आई थी, अब वही कड़ियां अंदर से सड़ चुकी थीं। अगर राज्य के सबसे ऊंचे पुलिस अफसर तक इस नेटवर्क की पहुंच थी, तो मतलब अब वो अकेली नहीं, सिर्फ राजनीति से नहीं, बल्कि वर्दी से भी लड़ रही थी। उस रात वो अपने सरकारी क्वार्टर के बरामदे में देर तक टहलती रही। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि कुछ और थीं। धोखा, वही धोखा जो उसे कभी उसके पिता के ट्रांसफर में दिखा था, जब वो एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर थे और एक दिन अचानक ही जिले से बाहर फेंक दिए गए थे। तब अंजलि छोटी थी, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि भ्रष्टाचार की जड़ें सत्ता की कुर्सियों से ज्यादा वर्दी की कॉलर में छिपी होती हैं। सुबह 6 बजे उसने बैठक बुलाई। सिर्फ 5 अधिकारी, जिन पर उसे पूरा यकीन था। सबके सामने डायरी की फोटो रखी। सबसे नीचे लिखा था, एस के कहने पर 2 लड़कियों की रवानगी टाली गई। जून 17 की डील खास है, मेहमान नेपाल से है। एक अफसर बोला, मैडम, हो सकता है ये एस कोई और हो। अंजलि ने कड़क आवाज में कहा, क्या आपके विभाग में कोई और एस है जिसकी बात पर बच्चे उठाए जा रहे हैं? क्या ये इत्तेफाक है कि हर डील वाले दिन डीजीपी साहब उस इलाके में रात्रि विश्राम करते हैं? सब चुप। अब वक्त है खुलकर खेलने का, अंजलि बोली। अगर हम डर गए तो वो सब जीत जाएंगे जो बच्चों को कीमत में तोलते हैं। फैसला हुआ, अब डीजीपी स्तर तक सर्विलांस शुरू होगा। लेकिन इसके लिए चाहिए था गृह विभाग से विशेष अनुमति, और यहीं आया पहला रोड़ा। जब अंजलि का आवेदन गया गृह विभाग को, तो पहले 2 दिन तो कोई जवाब ही नहीं आया। तीसरे दिन जवाब आया, आपके अनुरोध को खारिज किया जाता है। आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है कि डीजीपी साहब का नाम इसमें है। अंजलि के माथे की नसें तन गईं। सिस्टम अब खुलकर उसके खिलाफ हो चुका था। और तभी वो फोन आया जिसका उसे इंतजार था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि इस तरह आएगा। मैडम अंजलि राणा? जी, मैं पत्रकार रवि बोल रहा हूं, जन जागरण हिंदी अखबार से। मेरे पास एक स्टिंग है जिसमें डीजीपी साहब के सचिव खुद यह स्वीकार करते हैं कि रात्रि विश्राम के बहाने वो फार्म हाउस में लड़कियों से मुलाकात करते हैं। अंजलि चौंकी, लेकिन पूछा, आपको ये वीडियो कब मिला? 3 दिन पहले। लेकिन मेरी जान खतरे में है। मैंने 2 बार स्टोरी फाइल की, पर छापी नहीं गई। एडिटर कहता है ऊपर से प्रेशर है। मुझे वीडियो भेजिए, ये देश के हर नागरिक की जान की कीमत का मामला है। मैं सिर्फ आपको ही दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप बिकती नहीं। अगले आधे घंटे में वीडियो अंजलि के सिस्टम में था। डीजीपी का सचिव एक व्यापारी से बात कर रहा था। मैडम को बहुत कुछ पता चल गया है। सर ने कहा है कि या तो केस बंद करा दो या फिर मैडम का ट्रांसफर फिक्स कराओ। वैसे भी महिला अफसर है, 2-4 फेक आरोप लगा दो, मीडिया खुद चुप हो जाएगी। अंजलि ने बिना समय गवाए, पूरे वीडियो को एडिट करवाए बिना सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैं डीएसपी अंजलि राणा, इस राज्य की बेटी हूं, और मैं आज आपके सामने एक सवाल लेकर नहीं, एक जवाब लेकर आई हूं। ये जो वीडियो आप देखेंगे, उसमें वो चेहरे हैं जो आपकी बेटियों की इज्जत नीलाम कर रहे हैं, वर्दी के भीतर छुपकर। पूरा वीडियो मीडिया में चला और पहली बार डीजीपी पर सवाल उठे। मंत्रीगण चुप रहे,
मुख्यमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कुछ वरिष्ठ अफसरों ने कहा, यह संस्था पर सवाल है, संभल कर बोलिए। अंजलि ने जवाब दिया, अगर संस्था का एक हिस्सा सड़ गया हो तो पूरे शरीर को चुप रहना नहीं चाहिए, उसे काटकर बाहर करना ही इलाज है। अगले 2 दिन अंजलि के खिलाफ अफसरों की एक मीटिंग हुई, लेकिन उसी रात 3 लड़कियां जो पहले किडनैप हुई थीं और फिर स्टेशन के पास बेहोश पाई गईं, उन्होंने अस्पताल में बयान दिया। हमारे साथ जो सबसे बुरा किया वो किसी दरोगा ने नहीं, डीजीपी साहब ने किया। ये बयान उस डॉक्टर के सामने दिया गया जिसे अंजलि ने खुद चुना था, सरकारी नहीं, एक भरोसेमंद सामाजिक संस्था का। अब केस और भारी हो गया था। अंजलि ने कोर्ट में याचिका डाली, डीजीपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनकी स्वतंत्र जांच की जाए। कोर्ट में जब वीडियो, पीड़ितों के बयान और रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रखे गए तो पूरे न्यायालय में सन्नाटा छा गया। जज बोले, अगर वर्दी से ही देश की बेटियों की इज्जत खतरे में आए तो यह सिर्फ कानून का मामला नहीं, यह सामाजिक आपदा है। डीजीपी एस.एन. चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इस फैसले के बाद अंजलि को पहला फोन आया मुख्यमंत्री कार्यालय से। मैडम, मुख्यमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। अंजलि ने गहरी सांस ली, 2 सेकंड सोचा और जवाब दिया, मैं तैयार हूं, लेकिन सिर्फ बधाई लेने नहीं, अगला मिशन मांगने। उधर फार्म हाउस से गोवर्धन चौधरी भी गिरफ्तार हो चुका था। नेपाल में छिपे रोहित को भी इंटरपोल की मदद से लौटाया जा रहा था। लेकिन डीएसपी अंजलि राणा जानती थी, हर केस का अंत जेल नहीं होता, कुछ अंत समाज की सोच में होते हैं। इसलिए उसने निर्णय लिया, अब लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, भिखारियों को पुनर्वास देंगे, स्टेशन को ट्रैफिकिंग मुक्त क्षेत्र घोषित कराएंगे। और उसी स्टेशन पर जहां से उसकी लड़ाई शुरू हुई थी, एक बैनर लगा, अब यहां से कोई बेटी नहीं बिकेगी, क्योंकि अब यहां पहरा देती है एक मां जैसी डीएसपी। रेलवे स्टेशन अब धीरे धीरे अपना चेहरा बदल रहा था। जहां एक वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 6 के अंधेरे में डर पलता था, अब वहां रंग बिरंगे झंडे लहराने लगे थे। एनजीओ की मदद से बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खुल चुका था। अंजलि राणा हर सुबह वहां खुद जाकर बच्चों के साथ बैठती, कहानियां सुनाती, कुछ को गले लगाती तो कुछ को चुपचाप देखकर मुस्कुरा देती। लेकिन बदलाव का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। जब पुराना जहर कटने लगता है, तब उसकी जगह नई साजिशें जन्म लेने लगती हैं, और वो अक्सर वहीं से आती हैं जहां से हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। अंजलि ने एक नई योजना तैयार की थी, संरक्षण केंद्र। स्टेशन के आसपास रहने वाली बेघर बच्चियों और शोषित महिलाओं के लिए एक ऐसा केंद्र जहां उन्हें खाना, पढ़ाई और आत्मसुरक्षा की ट्रेनिंग मिल सके। सरकारी फंडिंग की मंजूरी भी लगभग तय थी। डीएम ऑफिस से सहमति मिल चुकी थी। एक विधायक ने भी समर्थन का पत्र दिया था। लेकिन तभी एक फाइल अंजलि के टेबल पर आकर गिरी। योजना स्थगित की जाती है क्योंकि प्रस्तावित जमीन विवादित है। अंजलि ने हैरानी से फाइल देखी। ये वही जमीन थी जो रेलवे ने साफ साफ ट्रांसफर की थी, सामाजिक संस्था के नाम पर। विवाद का कोई जिक्र पहले नहीं था और दस्तावेजों में नीचे साइन था, एएसपी विनय प्रताप सिंह। विनय, वही अधिकारी जिसे अंजलि ने खुद अपने मिशन की टीम में शामिल किया था। भरोसेमंद, ईमानदार, जमीनी अधिकारी, और अब उसके दस्तखत योजना रोकने में। अंजलि सीधे विनय के पास पहुंची। तुमने साइन किया इस फर्जी विवाद पर? विनय ने नजर चुराते हुए कहा। मुझे ऊपर से ऑर्डर आए थे, गृह विभाग से। कहा गया कि अभी योजना में देरी करें, कुछ राजस्व दिक्कतें हैं। राजस्व में दिक्कत नहीं है विनय, इरादों में है, और अगर ये ऊपर से आया है तो मुझे ऊपर तक जाना होगा, अंजलि ने तल्खी से कहा। विनय ने धीरे से कहा, मैडम, आप हर बार हर दीवार तोड़ नहीं सकती। कभी कभी झुकना पड़ता है, आपसी समझ से मामला सुलझाना होता है, ताकि अगली बिट्टो फिर किसी फार्म हाउस में पाई जाए। अंजलि ने आंखों में गुस्सा लेकर कहा और वहां से चली गई। उसी रात अंजलि को एक चिट्ठी मिली, स्टेशन के पास की झोपड़पट्टी से। मैडम, योजना रोकने वालों में आपके ही विभाग का आदमी शामिल है। नाम आप जानती हैं, बस सबूत मेरे पास हैं। नीचे साइन था, बाबा कन्हैया।
बाबा कन्हैया एक भिखारी था जिसे सब पगला कहते थे, लेकिन पागलपन के पीछे उसकी आंखों में बहुत कुछ दिखता था। अंजलि उसे अक्सर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बिस्कुट बांटते देखती थी। अगली सुबह अंजलि बाबा कन्हैया के पास पहुंची। वो टीन की झोपड़ी के पास बैठा सूखी रोटी खा रहा था। अंजलि ने सिर झुकाकर पूछा, बाबा, तुमने चिट्ठी लिखी थी? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने नहीं मैडम, डर ने लिखी थी। मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया है। कौन शामिल है? अंजलि ने पूछा। बाबा ने जेब से एक पुराना रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाला और चलाया। आवाज थी विनय प्रताप की। योजना से दिक्कत यह है कि सारी मीडिया की निगाहें फिर से पायल के मिशन पर चली जाएंगी। ऊपर वालों को यह पसंद नहीं। कुछ लोगों को लगता है अंजलि अगर आगे बढ़ती रही तो उनका नाम पीछे छूट जाएगा। हमें बस इतना करना है कि उसे फंसाया जाए, योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसका ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा। अंजलि का चेहरा सफेद पड़ गया। जिसे वो अपने साथ खड़ा समझती थी, वही उसके खिलाफ साजिशें रच रहा था। अब बात व्यक्तिगत हो चुकी थी। किसी गैंगस्टर या नेता से नहीं, बल्कि एक साथी अफसर से, जिसने वर्दी पहनकर वर्दी को गद्दार बना दिया था। लेकिन अंजलि का तरीका फिर भी वही रहा, कानूनी, साफ, लेकिन कठोर। उसने बाबा कन्हैया को धन्यवाद दिया और कहा, अब तू पगला नहीं, मेरी आंखें हैं। अगले 48 घंटे में अंजलि ने स्पेशल ब्रांच को इन्वॉल्व किया। फाइल, ऑडियो रिकॉर्डिंग, बाबा के बयान, सब एक नई रिपोर्ट में जोड़ा गया और सीधे भेजा गया राज्य के मुख्य सचिव को, प्रेस की एक कॉपी के साथ। तीसरे दिन अखबार की हेडलाइन थी, डीएसपी अंजलि राणा के मिशन को रोकने की कोशिश, एक अधिकारी पर गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया और विनय प्रताप को छुट्टी पर भेजा गया। जांच के आदेश दिए गए। और तब जब अंजलि फिर से स्टेशन गई तो लोगों की भीड़ खुद उसके पीछे चलने लगी। एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, मैडम, मेरी मां कहती हैं अब हमें डर नहीं लगता, क्योंकि अब आप हो ना। अंजलि मुस्कुरा दी, लेकिन यह मुस्कान स्थायी नहीं थी, क्योंकि पीछे से एक और खत आया। हाथ से लिखा हुआ, स्याही थोड़ी बह गई थी। मैडम, आपने ऊपर वालों को हिला दिया है। अब अगला वार सीधा आपके घर होगा, संभल कर, क्योंकि अगली बार दुश्मन भी झोपड़ी से नहीं आएगा, बंगले से निकलेगा। अंजलि ने वो चिट्ठी पढ़ी और पहली बार खुद से बोली, अब यह युद्ध है और इसमें जीत सिर्फ कानून की नहीं, हिम्मत की होगी। रात के करीब 11 बज रहे थे। डीएसपी अंजलि राणा ने अपना झोला टेबल पर रखा और ऑफिस से लौटकर जैसे ही जूते उतारने को झुकी, दरवाजे पर धीमी सी खटखटाहट हुई। आवाज इतनी नर्म थी कि आम तौर पर कोई सुन भी न सके, लेकिन अंजलि की आदत थी कि वो खामोशी को भी सुन लेती थी। उसने धीरे से अपने पलंग के पास रखा वायरलेस बेल्ट निकाला, जिसमें छोटा सा रिवॉल्वर छुपा रहता था। फिर जाकर दरवाजे के पास खड़ी हुई और पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने स्पाई होल से देखा। बाहर एक आदमी था, शायद कुरियर वाला लग रहा था। कंधे पर बैग टंगा था और हाथ में एक छोटा सा लिफाफा। किसके लिए? उसने पूछा। मैडम राणा, वह बोला, और उसके हाथ का लिफाफा दरवाजे की स्लिट से अंजलि की ओर बढ़ा। अंजलि ने लिफाफा लेने का दिखावा किया, पर दरवाजा नहीं खोला। फिर तेजी से अंदर आकर उसने सीटीवी की फीड ऑन की। कैमरे में जो देखा वह डराने वाला था। कुरियर वाले के पीछे 4 और परछाइयां छुपी थीं, सब काले कपड़ों में। एक ने कुछ हथियार जैसा पकड़ा हुआ था। अंजलि समझ गई, हमला तय था। उसने तुरंत वायरलेस ऑन किया। ऑल यूनिट्स, कोड ब्लैक, मेरा सरकारी आवाज घेर लिया गया है। टीम गामा और डेल्टा पोजीशन लें। आने की अनुमति नहीं, मैं खुद हैंडल करूंगी। फिर उसने अपने घर की सभी लाइट्स बंद कीं, पर्दे गिराए और खुद किचन में लगी गैस पाइप के पास पहुंची। वहीं पर छुपा था एक छोटा सा वायर सिस्टम जो सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ता था। दूसरी तरफ हमलावर सोच रहे थे कि डीएसपी घर पर नहीं है या सो चुकी हैं, पर तभी दरवाजा जोर से धड़का। खोलो मैडम, चिट्ठी लाया हूं, वही नकली कुरियर वाला फिर बोला। अंजलि ने एक इशारे में माइक ऑन किया और सीधा बोली, अगर तुम्हें भेजने वाला सुन रहा है तो सुन ले। जिस घर को तूने मैदान समझा है वो दरअसल मेरी जंग की शुरुआत है। फिर उसने माउस से एक बटन दबाया और सीधा पूरे घर के बाहर लगे स्पीकर ऑन हो गए। रिकॉर्डिंग चलने लगी।
वही गुप्त बातचीत जिसमें विनय प्रताप योजना रोकने की बात करता है और जिसमें गोवर्धन चौधरी स्टेशन पर लड़कियों के सौदे की बात करता है। हमलावर चौंक गए। बाहर अंधेरे में उनकी परछाइयां थरथरा उठीं और उसी पल छत पर हल्की सी टॉर्च चमकी। दो कमांडो सटीक निशाने पर तैनात हो चुके थे। एक गाड़ी आकर रुकी। सिविल ड्रेस में टीम डेल्टा के 4 अफसर तेजी से अंदर घुसे और 2 मिनट में 3 हमलावरों को दबोच लिया। बाकी भाग गए। अंजलि ने दरवाजा खोला और अब सामने खड़ी थी, पूरी वर्दी में, आंखों में आग, हाथ में वायरलेस और कमर पर चमकती रिवॉल्वर। किसने भेजा? उसने कुरियर वाले से पूछा, जो अब कांप रहा था। माफ कर दो मैडम, पैसे दिए थे, कहां था, सिर्फ लिफाफा देना है। उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। अंजलि ने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था। रुक जाओ, नहीं तो अगली बार घर नहीं, बेटी जाएगी। उसकी सांसें एक पल को थम गईं। बेटी? उसके पास कोई अपनी संतान नहीं थी, पर वो जानती थी इस धमकी का मतलब रानी और उन बाकी बच्चियों से था जो आजकल उसके बनाए शेल्टर में थीं। अगली सुबह अंजलि ने सीधे सीएम ऑफिस में मीटिंग मांगी। गवर्नर हाउस तक बात गई। मैडम, हम आपके साहस की कद्र करते हैं, लेकिन अब आप पर निजी हमला हो रहा है। आपको सुरक्षा लेनी चाहिए, ये व्यक्तिगत मामला हो चुका है, मुख्यमंत्री ने कहा। अंजलि ने शांति से जवाब दिया, नहीं सर, ये व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक है। मुझे सिक्योरिटी नहीं, सिस्टम चाहिए। सीएम खामोश रह गए। अंजलि ने उसी रात एक नया फैसला लिया। अब सिर्फ केस दर्ज करने से कुछ नहीं होगा। अब जनता को बताना होगा कि कौन है वो चेहरे जो बेटियों को बेचते हैं। उसने एक ओपन मीडिया फोरम का आयोजन किया। वहां पत्रकार, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग बुलाए गए। मंच पर अंजलि खड़ी हुई और बोली, जब एक अफसर अपने ही घर में असुरक्षित हो तो समझ लीजिए कि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से है। पर इस खतरे से डरकर नहीं, उसे पहचान कर हराने की जरूरत है। फिर उसने वो लिफाफा दिखाया। यहां लिखा है, अगली बार बेटी जाएगी। मैं उनसे कहना चाहती हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, क्योंकि अब मैं सिर्फ अफसर नहीं, उन बेटियों की मां बन चुकी हूं जो बचाई गई थीं, और मां को कभी हराया नहीं जा सकता। भीड़ में सन्नाटा था और फिर अचानक तालियों की गूंज। लेकिन वहीं पीछे एक आदमी खड़ा था, सफेद शर्ट, हल्की मूंछ, जेब में कुछ दबाया हुआ। उसकी नजर अंजलि पर थी। उसका चेहरा कहीं देखा हुआ था, शायद सचिवालय में। अंजलि ने टीम को संकेत दिया। कैमरा झूम किया गया। वही व्यक्ति था, डीजीपी चौहान का पीए, जो पहले गुमनाम हो गया था। अब अंजलि को यकीन हो चला था कि यह सिर्फ पुलिस या नेता की साजिश नहीं थी। ये गिरोह अब भी जिंदा था और अगला वार और भी भयानक हो सकता था। अब उसे खुद से नहीं, देश की बच्चियों के भविष्य से किया गया वादा निभाना था। 3 हफ्ते बीत चुके थे। डीएसपी अंजलि राणा के घर पर हुए हमले की खबर अब तक टीवी की बहसों से उतर चुकी थी, लेकिन जमीन पर उसकी लड़ाई अब भी जारी थी। लोग अब उसे शेरनी राणा कहने लगे थे, पर अंजलि जानती थी, शेरनी कह देने से शिकार नहीं कटते। शिकार करने के लिए आखिरी छलांग खुद लगानी पड़ती है। राज्य के गृह मंत्रालय में बदलाव हो चुका था। कई अफसर सस्पेंड थे, कुछ नेता भूमिगत, कुछ चुप, लेकिन एक नाम अब भी फाइलों के नीचे दबा था, पूर्व डीजीपी एसएन चौहान, जो खुद को बीमारी का बहाना बनाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा चुका था, जहां कोई पुलिस पहुंच नहीं पा रही थी। उसकी फाइल में लिखा था, अनफिट फॉर इंटेरोगेशन ड्यू टू साइकियाट्रिक वल्नरेबिलिटी। लेकिन अंजलि जानती थी, ये बीमारी नहीं, एक कागजी किले का बहाना है, और उसे इस किले को ढहाना ही होगा। उसने तय किया कि अब उसे जनता को सब कुछ बताना पड़ेगा, लेकिन सस्ती सुर्खियों से नहीं, एक ठोस दस्तावेज के जरिए। उसने पूरी जांच का एक संक्षिप्त जन रिपोर्ट बनवाया, 87 पन्नों की, जिसमें हर तारीख, हर वीडियो, हर बयान और हर आरोपी का नाम साफ दर्ज था। और जब ये रिपोर्ट सामने आई, अखबारों में, पंचायतों में, स्कूलों में, तो लोगों ने पहली बार जाना कि उन लड़कियों की चीखें सिर्फ पुलिस की फाइलों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनके अपने गांव, अपने मोहल्लों से उठती थीं। बस कोई सुनता नहीं था। विरोधियों ने फिर चालें चलीं। एक दिन प्रेस में खबर आई
डीएसपी अंजलि राणा पर पूर्ववर्ती नेताओं की छवि बिगाड़ने का आरोप, हाईकोर्ट में याचिका। अंजलि हंसी। अब छवियां बचाई जा रही हैं, बच्चियां नहीं। उसी दोपहर एक लड़की अंजलि के ऑफिस आई। बिट्टो। मैडम, उसने कहा, आपने मुझसे कहा था कि अगर कभी डर लगे तो आंख बंद कर लेना और सोच लेना कि आप पास हो। पर अब मुझे डर नहीं लगता। मुझे बोलना है, सबके सामने। अंजलि ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, जिद थी। उसने सिर हिलाया। कल कोर्ट है, तैयार रहना। अगले दिन कोर्ट में भीड़ थी। कैमरे, मीडिया, वकील, नेता, सबकी नजरें एक चेयर पर थीं, जहां अंजलि बैठी थी, और उसके पास थी बिट्टो। जज ने पूछा, क्या आप गवाही देंगी, बिना किसी दबाव के? बिट्टो ने बिना झिझक कहा, जी। और मेरी गवाही उस रात की नहीं है जब मुझे उठाया गया, बल्कि हर उस रात की है जब मेरी जैसी दूसरी लड़कियां स्टेशन से गायब होती रहीं और किसी ने कुछ नहीं पूछा। उसकी आवाज कांपी नहीं। उसने वो सब कहा। कैसे नत्थू ले गया, कैसे माखन ने बंद कमरे में कपड़े उतरवाए, कैसे कोई कहता था, तेरा चेहरा नहीं बिकेगा पर बदन बिकेगा। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सिर्फ जज की कलम की आवाज आ रही थी। अंजलि अब खड़ी हुई। माय लॉर्ड, ये बच्चियां गवाह नहीं, जिंदा सबूत हैं। और अगर आज भी इस पूरे गिरोह को सिर्फ जमानत या नोटिस दे दिया गया तो फिर अगली बिट्टो शायद सामने बोलने के लिए जिंदा भी ना रहे। सरकारी वकील ने केस को फास्ट ट्रैक में डालने की अपील की और जज ने तुरंत फैसला दिया। आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट, मानव तस्करी, आपराधिक षड्यंत्र और वर्दी के दुरुपयोग जैसे सभी संगीन धाराओं में मामला चलेगा और सुनवाई रोजाना होगी। लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते वक्त एक रिपोर्टर ने अंजलि से पूछा, मैडम, आपकी शादी नहीं हुई, कोई परिवार नहीं, फिर इतनी लड़ाई क्यों? अंजलि रुकी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसकी मुस्कान वहीं थी, ठंडी और तेज। क्योंकि जिन बच्चियों को मैं बचाती हूं वही मेरा परिवार है, और किसी की बहन, बेटी या भतीजी के लिए मैं सिर्फ अफसर नहीं, उनकी ढाल हूं। जब तक सांस है ये ढाल झुकेगी नहीं। कुछ दिन बाद रघुबीर, गोवर्धन चौधरी, रोहित और गिरोह के बाकी सदस्य दोषी करार दिए गए। गोवर्धन को उम्र कैद, रघुबीर को कठोर कारावास और अन्य दोषियों को 10 से 20 साल की सजाएं सुनाई गईं। डीजीपी एस.एन. चौहान को भी आखिरकार कोर्ट ने अस्पताल से जबरन बुलाकर बयान देने को मजबूर किया। डॉक्टरों ने उसकी मानसिक कमजोरी के बहाने को खारिज कर दिया, और जब वीडियो सबूत और बिट्टो की गवाही उसके सामने लाई गई तो वो बुरी तरह फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन कोर्ट ने कहा, आंसू न्याय नहीं रोक सकते। उसे भी दोषी करार देकर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और उस दिन स्टेशन के बाहर वही पुराना गोदाम ढा दिया गया। उसकी जगह एक नया बोर्ड टांगा गया, पायल शेल्टर होम, उन बच्चियों के नाम जो अब डरती नहीं। अंजलि ने पायल का नाम इसलिए रखा क्योंकि ये सारी लड़ाई उसके पिता की अधूरी लड़ाई की पूर्ति थी, जिनका नाम पायल रखा गया था। पिता की आखिरी लालसा, एक वादा जो अब पूरा हो चुका था। अंतिम दृश्य में अंजलि स्टेशन के कोने में बैठी बिट्टो को कहानी सुना रही थी। तो फिर उस भिखारिन ने क्या किया मैडम? बिट्टो ने पूछा। अंजलि मुस्कुराई। उसने वर्दी नहीं पहनकर भी अपनी असली ताकत दिखा दी थी बिट्टो, क्योंकि असली ताकत तो नीयत में होती है, और जब नीयत साफ हो तो कोई भी सड़ी व्यवस्था उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिट्टो ने अंजलि का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मैडम, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो आपकी जैसी पुलिस वाली बनूंगी। अंजलि ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। और जब तू मेरी जैसी बन जाएगी बिट्टो, तब शायद मुझे ये वर्दी छोड़ देनी पड़ेगी, क्योंकि तब इस देश को डराने वाला कोई बचा ही नहीं होगा। स्टेशन के ऊपर सूरज निकल रहा था। बच्चों की हंसी गूंज रही थी। डर अब सिसकियों में नहीं, बदलाव में बदल चुका था। और यही था ऑपरेशन संरक्षण का आखिरी पड़ाव, एक ऐसा मोर्चा जहां जंग सिर्फ जीती नहीं गई, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद बनकर खड़ी हो गई। 4 महीने बीत चुके थे। स्टेशन पर अब वो पुरानी सीटी नहीं गूंजती थी जो डर के साथ आती थी। अब सुबह बच्चों की प्रार्थना, लड़कियों की हंसी और दीवारों पर उकेरी गई रंग बिरंगी पेंटिंग्स गूंजती थीं। वहां जहां कभी चीखें गूंजती थीं, अब संरक्षण केंद्र का बोर्ड लगा था। उस पर नीचे लिखा था, इस जमीन पर कोई बच्ची अब गुम नहीं होगी,
क्योंकि अब वो अकेली नहीं है। डीएसपी अंजलि राणा अब थकी नहीं थी, लेकिन शांत थी। थकान शरीर की थी, लेकिन उसकी आत्मा जैसे पूरी उम्र की तपस्या से निर्मल हो गई थी। उस दिन जब अंजलि को राष्ट्र वीरता सम्मान के लिए चुना गया, तो मीडिया, नेता, अधिकारी सभी फूलों की माला लिए उसके घर के बाहर खड़े थे। लेकिन अंजलि घर पर नहीं थी। वो तो उस दिन स्टेशन के बाहर लगी दीवार पर बैठी थी, जहां बिट्टो अपनी नई स्कूल यूनिफॉर्म में किताबें ले जा रही थीं। बिट्टो ने जैसे ही अंजलि को देखा, दौड़कर गले लग गई। मैडम, मुझे आज होमवर्क में लिखना है। मेरा सपना क्या है? मैं क्या लिखूं? अंजलि ने उसका माथा चूमा और कहा, लिख दे बिट्टो। मेरा सपना है ऐसा देश जहां कोई भी बच्ची बिना डरे स्कूल जाए, जहां भीख में उसका बचपन न बिके, और जहां उसकी मुस्कान की कीमत सिर्फ मुस्कान ही हो और कुछ नहीं। बिट्टो मुस्कुराई और दौड़ती चली गई। अंजलि दीवार से टिक कर बैठ गई और एक कागज निकाला, उसके पिता की पुरानी डायरी का पन्ना। उस पर लिखा था, अगर तुझमें कभी यह डर आए कि तू हार जाएगी, तो याद रखना कि हारती सिर्फ वो है जो लड़ती ही नहीं। बेटा या बेटी नहीं, तू न्याय की औलाद बन। तेरा पिता, राणा जी। अंजलि की आंखों से 2 बूंद आंसू टपके, लेकिन ये आंसू हार या दुख के नहीं थे। ये वो आंसू थे जो तब आते हैं जब इंसान खुद से किया वादा निभा देता है। उसी शाम एक बड़ा प्रोग्राम था, रक्षा गृह योजना का उद्घाटन, जिसमें अंजलि को विशेष अतिथि बनाया गया था। मंच पर उसे जब बुलाया गया, तो चारों तरफ तालियां बज रही थीं। लेकिन अंजलि मंच पर गई और माइक को एक बार देखा, फिर धीमे से बोली, आज मैं डीएसपी अंजलि राणा नहीं बोल रही। आज आपसे वो स्त्री बोल रही है जो कभी स्टेशन के कोने में बैठकर भीख मांगती थी, ताकि व्यवस्था के उस अंधेरे को देख सके जो हर दिन हमारी बहनों की इज्जत को निगलता है। पूरा हॉल चुप था। आप सबने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ी पहचान, लेकिन आज मैं एक नई पहचान छोड़कर जा रही हूं। आज से मेरी वर्दी मेरी बेटी बिट्टो को सौंप रही हूं। अब उसे लड़ना है, और मैं रहूंगी वहां जहां हर अगली बिट्टो होगी, हर अगली पायल होगी, और मैं वहां मां बनकर खड़ी रहूंगी। यह कहते हुए उसने मंच पर रखा गुलदस्ता हटाया और अपनी टोपी अपने झोले में रख ली। मंच से उतरते समय तालियों की आवाज नहीं थी। सबकी आंखें नम थीं, और हर कोई अपने अंदर उस एक सवाल को महसूस कर रहा था, क्या हमने कभी अपने इर्द गिर्द की बिट्टो को देखा? अगले दिन खबरों की हेडलाइन थी, एक डीएसपी ने वर्दी नहीं, जिम्मेदारी उतारी है, ताकि अगली लड़की सिर्फ केस ना बने, अफसर भी बने। उस स्टेशन पर अब हर हफ्ते स्कूल के बच्चों को ले जाया जाता है। वहां टीचर्स बताते हैं, यही वो कोना है जहां से एक मां जैसी अफसर ने बदलाव शुरू किया था। दीवार पर अब भी एक फोटो टंगी है, जिसमें एक महिला टूटी चप्पलों, गंदे कपड़ों में स्टेशन पर बैठी है। उसके सामने एक कटोरी है, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक है, वो सीधे आदमी की रूह को हिला देती है। उसके नीचे लिखा है, जिसने भी उसे भिखारिन समझा, उसने इंसाफ की सबसे ऊंची वर्दी को नहीं पहचाना। और यही थी डीएसपी अंजलि राणा की कहानी, जो सिर्फ एक अफसर नहीं, एक युग की शुरुआत थी।